हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं कि राजस्थान के अंदर जो एलडीसी की भर्ती आई है और एक छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है, इन दोनों की एक साथ में तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज को हमें फॉलो करना चाहिए और प्रथम प्रयास में ही आप किस प्रकार से अपना चयन करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने जो है यह खुद से अनुभव किया है कि मैंने किस प्रकार से प्रथम प्रयास में ही आरआरबी एएलपी हो, एसएससी एमटीएस हो, राजस्थान का एलडीसी एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट हो, पीटेट हो, आईआईटी जेई मेंस हो, ऐसे कुछ एग्जाम्स को मैंने निकाला तो मुझे कुछ चीजें जो है अपने अनुभव पर ये प्राप्त हुई है। और हमने हमारे कुछ विद्यार्थियों को भी जब गाइड किया और उन्होंने भी जब सफलता प्राप्त करी, आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर एलडीसी में कई विद्यार्थी हमारे सिलेक्ट हुए, लैब असिस्टेंट में कई विद्यार्थियों का चयन हुआ था और ग्राम सेवक, पटवारी, अभी सेकंड ग्रेड के अंदर एक दो विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। तो किस प्रकार से उन्होंने जो है पढ़ाई करी थी, उसी के आधार पर मैं आपको आज कुछ चीजें बताने वाला हूं। हो सकता है कि आपको सभी लोग कहेंगे कि भाई एक साथ आपको दो दो तीन तीन एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए आज का वो जमाना नहीं है कि आप एक ही लक्ष्य पर फोकस कर सकें। आप लोगों को कुछ समानताओं वाली वैकेंसी के साथ तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर जो है बिल्कुल ही एकदम अलग चल रहे हैं, जैसे एक फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो गई और एक तरफ आप चले गए एलडीसी में, तो वो पूरी तरह से पढ़ाई अलग है। लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी साथ में कर सकते हैं। उसी प्रकार से एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी की तैयारी आप एक साथ में कर सकते हैं। क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करने हैं, कंप्लीट डिटेल के अंदर आज संपूर्ण रणनीति आपको बताई जाएगी। अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस पर कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहे तो ये यकीन मान के चलिए कि जब आपका एग्जाम होगा आज से 6-7 महीने बाद में, आप निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त करेंगे। ये मैं आपको वादा कर सकता हूं। पर जरूरत है कि जो चीज आपको यहां पर बताई जा रही है उस चीज को फॉलो करना, और साथ ही साथ उस चीज को फॉलो भी स्ट्रिक्टली करना है। कि अगर मतलब फिक्स कर लिया कि आज मुझे ये पूरा करना है तो वो पूरा करना होगा, तब आपका चयन होगा। आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं बस जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, एग्जाम आएगी तब पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उधर से पढ़ लेंगे, उधर से पढ़ लेंगे, ये सीरीज लगा लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मुझे ये याद है, वो याद है, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। जब आप खुद करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती है। आपको पता होगा कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए उन्होंने कई बार ये कहते हुए आपने सुना होगा कि किसी भी चीज को अपने दिमाग के अंदर मत दौड़ाइए, उसे कागज के ऊपर लिख करके फिर सोचिए। हमें लगता तो है कि राजस्थान जीके हमें पूरा याद है, लेकिन जब आपसे राजस्थान जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपसे आंसर लिखवाए जाते हैं तो आप आंसर टिक नहीं कर पाते, आंसर नहीं लिख पाते। कारण क्योंकि हमें याद नहीं होता है। हमारा दिमाग सिर्फ ये मान लेता है कि हाँ, मेवाड़ का इतिहास यूं पढ़ लूंगा, राजस्थान की कला संस्कृति ऐसे पूरी कर दूंगा, ज्योग्राफी ऐसे कर दूंगा। और आधे बच्चे तो यूं ही बिना बात के कंफ्यूजन लेकर के बैठे हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो नई पढ़ू कि पुरानी पढ़ू। अरे भाई, नई पुरानी के बारे में तुम्हें क्यों सोचना है? जब बोर्ड अध्यक्ष ने ही कुछ नहीं कहा है, जब एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो हम क्यों नई पुरानी के पीछे भागे? इसलिए आप केवल और केवल जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, जो ज्योग्राफी में बुकों में लिखा हुआ है, बस चुपचाप से उसे पढ़िए। अगर नहीं पूछी जाएगी तो क्या आप अकेलों के लिए पूछी जाएगी? अरे राजस्थान के सभी बच्चे जो एग्जाम दे रहे होंगे उन सभी के लिए नई राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी। तो सभी ने अगर नहीं पढ़ी होगी, और आप ही एक ऐसे तो हो नहीं कि नहीं पढ़ के गए, तो आप भी पढ़ के जाओगे। और आपने नहीं पढ़ी है तो यकीन मान के चलो कि किसी ने नहीं पढ़ी है। सभी तो इसमें कंफ्यूजन में है। अब लेकिन जो कंफ्यूजन में अपना समय बर्बाद कर रहा है वो पीछे रहेगा। जो कंफ्यूजन में ये सोच रहा है कि साला कुछ भी नहीं तो सही है, पुरानी ही पढ़ लू, कम से कम नाम तो मेरे मुंह जुबान हो जाएंगे कि हाँ भाई ये जिला भी था, तो उससे भी बेनिफिट तो मिलेगा। लेकिन अगर हम अपना समय व्यर्थ करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपको बता दूं, एलडीसी की भर्ती आने से पहले मुझे जस्ट सुबह मैंने जब वीडियो अपलोड किया था कि आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है और वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है, तब एक बच्चा नीचे कमेंट करता है कि सर एलडीसी में सिलेबस बदलेगा, लिख के ले लो। अब मैंने तो उसी टाइम लिख के ले लिया था कि सिलेबस नहीं बदलेगा। वो विद्यार्थी इसी का वेट कर रहा था कि सिलेबस बदलेगा, सिलेबस नहीं बदला, अब वो पीछे रह गया। जिस बच्चे ने उस दिन पढ़ाई करी वो आगे बढ़ गया। दिन के एक एक मिनट भी अगर आप आगे बढ़ोगे तो 6 महीने में बहुत ज्यादा मिनट आप आगे बढ़ चुके होंगे, और जो मिनटों में आगे बढ़ा है वही तो विजेता बना है।
चलिए अब बात करते हैं आज की। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? देखिए, एलडीसी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एलडीसी एग्जाम के अंदर दो पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर की सब्जेक्ट मैंने यहां लिखी है। एक तो आती है हिंदी, एक इंग्लिश, एक साइंस, एक मैथ्स, एक जीके और आपका करंट अफेयर। क्लियर? अब ऐसा कैसा छात्रावास अधीक्षक में देखिए, पेपर होगा एक 100 नंबर का, यहां पर है 200 नंबर के दो पेपर है। तो सब्जेक्ट देखिए, हिंदी, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर। क्लियर? अब अगर हम इन दोनों में अभी सिलेबस पर भी जाएंगे, पहले मोटा मोटा एक अंतर समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा तैयारी करनी कैसे है। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पर जो एलडीसी की तैयारी करनी है उसमें तो इंग्लिश सब्जेक्ट एक अलग है, और अगर मैं छात्रावास अधीक्षक में जाता हूं तो एक कंप्यूटर विषय अलग आता है। इस बाकी इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है। हिंदी इसमें भी है, हिंदी इसमें भी है, साइंस इसमें भी है, साइंस इसमें भी है। अच्छा, साइंस लिखी नहीं क्या मैंने? साइंस है भाई, हाँ है, सोचना मत के नहीं है, साइंस है। अब देखिए, साइंस इसमें भी है, इसमें भी है, मैथ्स इसमें भी है, मैथ्स इसमें भी है, जीके इसमें है, इसमें भी है, करंट अफेयर इसमें है, इसमें भी है। इसका मतलब पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, केवल एक एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है। यहां इंग्लिश पढ़नी है, यहां कंप्यूटर पढ़ना है। क्लियर? अब और बता दूं एक चीज, कि अगर आप इस इंग्लिश और कंप्यूटर को अभी रोकें, क्लियर, अभी रोक देते हैं, जैसे कि देखिए मेरे पास में पूरा अभी पैटर्न पड़ा है, आगे अपन पूरे डिस्कस करेंगे। अब इंग्लिश और कंप्यूटर यही दो चीज दिक्कत देगी, बाकी तो अपना पूरा है ही। ठीक है, बाकी चीजें तो जो यहां पढ़नी है वो की वो यहां पढ़नी है, यहां पढ़नी है वो यहां पढ़नी है। सिलेबस देखते हैं, अब आएंगे हिंदी, अभी इंग्लिश और कंप्यूटर का क्या करना है उस पर भी देखिए। सबसे पहले ये है आपका सिलेबस दैनिक विज्ञान का, और दोनों ही भर्तियों में दैनिक विज्ञान का सिलेबस एकदम डिप्टो है। एलडीसी में से ये यकीन मानिए सीधा सीधा कॉपी करा है और छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस में जाकर के पेस्ट कर दिया है। इसके अलावा कोई अंतर नहीं आया है। तो इसका मतलब अगर आप एलडीसी की साइंस पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप छात्रावास अधीक्षक की साइंस तो पढ़ ही रहे हैं। चाहे तो आप 10 की 10 यूनिट मैच करके देख लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी एज इट इज मिलेगी। साथ ही साथ इसमें बेनिफिट ये भी है कि आपके साइंस जो है, मैंने खुद ने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है, और फिजिक्स के अंदर प्रकाश वाला टॉपिक हो चुका है, विद्युत वाला टॉपिक चल रहा है, और इसके आगे का स्पेस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूट्यूब पर 15 वीडियोस मैंने कंप्लीट अवेलेबल करवा दिए हैं। तो साइंस के टोटल 67 क्लास तो इनकी हो चुकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की, और 15 क्लास स्पेस टेक्नोलॉजी की मेरे यूट्यूब चैनल इसी पर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगी। आपके एग्जाम से पहले पहले साइंस कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल पर होगी। रेगुलर 8 बजे क्लास होती है, भूलना नहीं है, रेगुलर जुड़ना है आप लोगों को। चाहे आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करो, चाहे एलडीसी की तैयारी करो, कंप्लीट फुल डिटेल के अंदर, और कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक है उनको ध्यान में रखते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को आपको यहां पर क्लियर करवाया जा रहा है। इसके अंदर जो भी चीजें दे रखी है वो पूरी पढ़ाई जा रही है, एक एक चीज पढ़ाई जा रही है, कुछ भी बाकी नहीं रखा जा रहा है। जो पहले से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको पता है, चाहे फिर वो भौतिक परिवर्तन वगैरह ये सब चीजें। ठीक, अब देखो साइंस का जो सिलेबस है वो मैं आपको पूरा का पूरा बता दूं, एग्जैक्ट है एलडीसी के अंदर और इसमें, क्योंकि ये जो अपन ने अभी देखा ये 10 यूनिट ये एलडीसी का सिलेबस है। ये जो पीडीएफ देखी आपने ये एलडीसी की है, और ये वाली भी एलडीसी की ही पीडीएफ है। ठीक, फिर बात करूं गणित की 7 यूनिट, तो गणित की भी 7 की 7 यूनिट एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के अंदर सेम है, डिप्टो है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो साइंस और मैथ दो सब्जेक्ट तो ऐसी है जो एकदम डिप्टो दी गई है। अभी आगे देखेंगे सभी सब्जेक्ट कैसे कॉमन है वो देखेंगे।
तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि मैथ चाहे एलडीसी के लिए पढ़ो चाहे छात्रावास अधीक्षक के लिए सेम है, तो अपन दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और दोनों की तैयारी करेंगे। फिर बात करते हैं यहां पर पेपर 2 के अंदर एलडीसी में हिंदी है, वो की वो हिंदी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के अंदर भी है, यानी हिंदी भी सेम है, टॉपिक वो के वो ही है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, यही सब पढ़ने हैं। क्लियर? गणित वो की वो है, विज्ञान वो का वो है। अब ये देखिए आ गया सुपरिटेंडेंट, जो आपके हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है यानी छात्रावास अधीक्षक का पैटर्न। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे लिखा हुआ है 100 नंबर का पेपर होगा, हिंदी 15 नंबर की आएगी। लो भैया, हिंदी 100 में से 15 नंबर की है, और आपको पता है एलडीसी के अंदर यही हिंदी 50 नंबर की है। तो जब आप 50 नंबर के लिए तैयारी कर लोगे तो 15 में से 15 नंबर ऑटोमेटिकली छात्रावास अधीक्षक के तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर गणित का वेटेज भी भाई 15 नंबर का ही है। और आपको पता होगा कि एलडीसी के अंदर गणित का वेटेज है 33 नंबर का, क्योंकि 100 नंबर का होता है जिसके अंदर जीके, मैथ्स और साइंस सभी के 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 33-33 नंबर के रहते हैं ऑलमोस्ट। तो यहां देखिए, जब गणित का ये आप अगर सिलेबस देखेंगे आगे, ये रहा, ये देखो, ये 7 पॉइंट जो आपके छात्रावास अधीक्षक में दे रखे हैं वो के वो, ये देख लो, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल और घनफल और वर्गमूल निकालना सीखिए। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप, कार्तीय, निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का आंतरिक और बाहरी अनुपात, विभाजन जिसे कह सकते हैं, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, कोण और आंकड़ों का, चित्रों का निरूपण। ये टॉपिक एग्जैक्टली एलडीसी के अंदर है। तो जब हम एलडीसी की तैयारी करेंगे तो देखो, साइंस, मैथ और हिंदी तीन चीज एग्जैक्ट मिल गई। अब जीके की बात करते हैं। देखिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस, किसका? तो ये विज्ञान का है, ठीक है, जो आपके छात्रावास अधीक्षक में दे रखा है। 10 वो के वो पॉइंट उठा के दिए हैं एग्जैक्ट, आप देख लेना। क्लियर? तो साइंस का, मैथ्स का, हिंदी का और आपके किसका, जीके का, ये सब तो सेम है। ठीक, अब वापस आते हैं अपन पहली वाली स्लाइड पर, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि अगर हम हिंदी की तैयारी यहां के लिए करें, या चाहे साइंस की करें, चाहे मैथ की करें, चाहे जीके की करें और करंट अफेयर की करें, सब सेम है। इधर भी वो का वो ही सिलेबस दे रखा है। तो अब कंप्यूटर की और बात करते हैं, इंग्लिश की कैसे तैयारी करेंगे। भाई बाकी के लिए सोर्स की भी बात करता हूं, पहले हिंदी इंग्लिश, अब कंप्यूटर और इंग्लिश की। देखिए, आपको पता है कि 11 अगस्त को एग्जाम होगा एलडीसी का, ठीक है, और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम है वो है शायद आपके सितंबर में, 1 2 3 4 सितंबर है ना, तो शायद सितंबर ही है, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं अभी। तो अब अपने पास में टाइम है बीच में, उस टाइम के दौरान हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए अपन कंप्यूटर आराम से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर का सिलेबस भी देखोगे तो मुश्किल से 4 यूनिट है कंप्यूटर की, कितनी? 4 यूनिट दे रखी है, केवल और केवल 4 यूनिट कंप्यूटर की है। और इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको अभी से ही, वैसे भी देखो इंग्लिश तो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जो है इसमें देखेंगे तो हिंदी के अंदर दे रखा है कि इंग्लिश की कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, तो इसलिए हमें इंग्लिश तो पढ़नी ही है, और इंग्लिश की तैयारी आप अभी से करिए। मतलब मेरे कहने का यह है कि आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी जो है अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। जब आप एलडीसी की तैयारी अभी से करते रहेंगे तो बाद में आपको केवल और केवल कंप्यूटर की दिक्कत आएगी, और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखो, अगर देखे बिना तो 100 में से कितना वेटेज है? केवल 10 नंबर का वेटेज है आपके पास। 100 में से 10 नंबर का ही वेटेज दिया है इन्होंने। तो कंप्यूटर तो है यहां पर 10 नंबर का, और यहां इंग्लिश है आपको पता होगा 50 नंबर की, बाकी सब तो सेम है। तो अगर हम छात्रावास अधीक्षक में 100 में से 90 नंबर भी लेकर के आ गए ना, 90 नंबर, तो भी चयन तो हो जाएगा। तो अगर हमारे से कंप्यूटर बाद में तैयार नहीं भी हुआ
तो छोड़ के भी चले जाओगे तब भी सिलेक्शन होगा। और अगर आपने बाद में जो आपके पास अगस्त से लेकर सितंबर तक का टाइम मिलेगा, या हो सकता है पहले इसका हो एग्जाम, भाई डेट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो हो सकता है जुलाई होगी, तो इसका अगर पहले होगा तो आप इंग्लिश को बाद में थोड़ा सा वेटेज दे देना। समझ में आई बात? तो अभी आप जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको एकदम अच्छा करिए, क्योंकि इसके अंदर भी अगर आपने कॉमन सब्जेक्ट को तैयार कर लिया तो दोनों की तैयारी साथ के साथ हो जाएगी। और आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप एलडीसी के अंदर पॉइंट 1 पॉइंट 2 से रह गए, जैसे मेरे साथ हुआ था, वैसा ही आपके साथ नहीं हो इसलिए मैं बता रहा हूं। जब मैं आरआरबी एएलपी का देने गया था और उसी समय लेवसेंट का एग्जाम था, तो मेरी आरआरबी एएलपी में केवल पॉइंट 6 से रह रहा था। वो तो बाद में दूसरी लिस्ट आई और उसमें हो गया, लेकिन अगर मैं उस समय लेवसेंट की तैयारी नहीं करता तो आज मैं ना घर का ना घाट का होके रह जाता। तो इसलिए थोड़ा सा तो भाई देखो संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना है कि दोनों की तैयारी साथ में करनी है, और दोनों का फॉर्म भी भरना है, और दोनों के अंदर देखो सीईटी वैलिड है। इसका मतलब आपका अगर एलडीसी में हो गया तो छात्रावास अधीक्षक का भी फॉर्म आप भर पाओगे। तो जब अपने पास मौका है, 12th पास वैकेंसी है, तो क्यों छोड़े, अपन नहीं छोड़नी है। समझ में आ गई बात? दोनों की तैयारी साथ में करोगे, कॉमन सब्जेक्ट है, सिलेबस कॉमन है, तो लगातार जुड़े रहिए। अब बात करते हैं कौन सी सब्जेक्ट कहां से पढ़े। देखिए, हिंदी के लिए अपने राघव प्रकाश जी की पुस्तक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उससे अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार जो है राघव प्रकाश जी की पुस्तक पढ़ ली तो आपको आगे फिर हिंदी किसी और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ आप पीवाईक्यू अगर कर लेते हैं, आरएएस के एलडीसी में आए हुए वो पीवाईक्यू भी अगर आप कर लेते हैं हिंदी के, तो आपको कहीं फिर दिक्कत ही नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? और अगर आप राघव प्रकाश जी की नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप 9 to 12 की जो व्याकरण की बुक आती है, 9 to 12 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक आती है, वो भी काफी अच्छी पुस्तक है, आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आपका उसके अंदर जो है एग्जाम्पल थोड़े से कम रहेंगे, इसलिए मैंने राघव प्रकाश जी की पुस्तक को सजेस्ट किया है। मैं खुद तो वही पढ़ता था और पढ़ता भी हूं, अभी भी शौक है तो पढ़ते हैं हम हिंदी को। बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर काफी अच्छे से चीजें दे रखी है। उसके हर एक उदाहरण को आपने अगर समझ लिया तो आपकी हिंदी बेस्ट हो जाएगी। 50 में से यकीन मान के चलिए 40 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। इंग्लिश के लिए बीके रस्तोगी साहब की पुस्तक आती है, ही इंग्लिश में, बहुत अच्छी पुस्तक है, ही इंग्लिश है वो। उसके अंदर जो नियम वगैरह है वो हिंदी में भी दे रखे हैं। तो आपको क्या होगा कि अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो हिंदी में आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। अच्छी पुस्तक है। और YouTube के ऊपर काफी सारे एजुकेटर्स हैं जो एसएससी के लिए तैयारी करवाते हैं, या फिर और भी किसी कंपटीशन में जैसे एनडीए वगैरह है, उनमें जहां कहीं भी इंग्लिश सब्जेक्ट आती है तो उनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं। और एक बुक आप जो है बीके रस्तोगी साहब की जरूर लें। राजस्थान के अंदर जो भी इंग्लिश का कंपटीशन हुआ था, मतलब इंग्लिश जहां कहीं भी आती है राजस्थान के कंपटीशन में, तो वहां पर उस पुस्तक से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अच्छी सी पुस्तक है, इतनी मोटी पुस्तक है, सीधी बता रहा हूं, लेकिन जो जो सिलेबस में आपके दे रखा है अगर आपने उसमें से पूरा कर लिया तो आपके काफी हद तक क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों ही पुस्तक बीके रस्तोगी साहब की और हिंदी की राघव प्रकाश जी की पुस्तक का रिव्यू मैंने जो है मेरे खुद के यूट्यूब चैनल इसी पर कर रखा है, आप देख सकते हैं। और अगर आप लिखेंगे कि राघव प्रकाश जी बुक रिव्यू बाय प्रवीण सर, और एक है बीके रस्तोगी सर की पुस्तक, उन दोनों का रिव्यू मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं आपके साइंस और मैथ्स की। तो साइंस और मैथ्स के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, राजस्थान एकेडमी सिरोही चैनल आप लोगों के लिए एकदम वन ऑफ स्टॉप सॉल्यूशन है। कुछ भी नहीं करना है, जो साइंस की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है उनसे नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैथ्स के अंदर ऑलरेडी देखिए हमारे चैनल पर सीईटी के लिए जो हमने पूरा पढ़ाया था, आप बच्चों से फीडबैक देख सकते हैं, उन वीडियो के कमेंट पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। वो तो बेसिक था, अब हम उससे भी एडवांस लेवल की साइंस और उससे भी एडवांस लेवल की मैथ जो है पुनः शुरू करने जा रहे हैं। साइंस तो ऑलरेडी चल रही है, 67 क्लास साइंस की हो चुकी है, आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर देखिएगा। और मैथ्स की जो है अब ऑलरेडी 80 वीडियो तो अपलोड थी, कितनी 80 वीडियोस,
वो थी लैपटॉप वाली। अब वापस से नया वर्जन एकदम साइंस का लक्ष्य सीरीज के रूप में मैं बहुत जल्दी तैयार करके आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं। एकदम बेस्ट कंटेंट होगा और इतने सारे एग्जाम्पल यूट्यूब पर करवा दूंगा कि आप लोगों को किसी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर एक ट्रिक को कवर करवा दूंगा, हर एक पीवाईक्यू आपका करवाया जाएगा। तो आप लोगों को जो है मैथ्स और साइंस के लिए तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात करें जीके के लिए, ये सभी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। हिंदी में जो आप छात्रावास अधीक्षक के लिए पढ़े चाहे इसके लिए पढ़े राघव प्रकाश जी की, ठीक है। और मैथ्स और साइंस यहां पढ़े चाहे यहां पढ़े, सेम सिलेबस है, वो की वही क्लासें लग रही है, देख सकते हैं। बात करते हैं जीके की। तो जीके के लिए मुझे जो है वो आपके लक्ष्य की पुस्तक ठीक लगती है, आप उसको पढ़ सकते हैं, काफी अच्छे से उसमें दे रखा होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिकेशन की अलग अलग पुस्तक आती है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी आपको कोई जो बेस्ट बुक मुझे और लगी, कोई हो सकता है कि अभी नहीं कोई मार्केट में अच्छी बुक आई हो, तो मैं देख करके और कोई बुक आएगी तो उसका भी रिव्यू जरूर जो है यूट्यूब चैनल पर करूंगा और आप खुद देख लीजिएगा कि कैसी पुस्तक है। क्लियर। करंट अफेयर के लिए मैं 1000 बार कह चुका हूं, किसी भी बुक को कुछ को भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, केवल और केवल डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और मंथली जो मैगजीन आती है, कोई एक आपकी इच्छा करे वो मंथली मैगजीन ले लीजिए और उसको रिव्यू करते रहिए, गो थ्रू होते रहिए, ताकि आप करंट के टॉपिकों से जो है क्या रहेंगे, टच में रहेंगे और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। क्लियर। और इसमें तो ये भी बता दूं, एलडीसी के अंदर और छात्रावास अधीक्षक और ये 12th बेस एग्जाम है, तो इसमें कौन क्या कहां कैसे इसी से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसरो के नए चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन 2018 में आया था, इस बार भी इसी टाइप का कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा। अभी भी आया था ये तो इसरो के चेयरमैन के लिए, तो जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ, तो ऐसे नए मुख्यमंत्री कौन है, कितने डिप्टी सीएम कौन है, कितने अभी तक डिप्टी सीएम बन चुके हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके करंट से रिलेट होकर के आ सकते हैं, ठीक। कंप्यूटर के लिए आप जो है धर्मेंद्र यादव सर की एक अच्छी पुस्तक आती है, उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग पुस्तकें हैं कंप्यूटर के लिए, आप वो पढ़ सकते हैं। वैसे 10 नंबर का ही पोर्शन है, तो आप जो है अगर चाहेंगे तो हम आपको इसका कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि हमारे पास सिलेबस कॉमन है, हमें दोनों की साथ में तैयारी करनी है, दोनों का फॉर्म भरना है। अब देखिए कैसे तैयारी करनी है वो भी बता ही दिया आपको, कैसे करोगे। तो पहले जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको पूरा करिए, और इंग्लिश के लिए तो भाई देखो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इनको तो रेगुलर पढ़ने पड़ेंगे, 10-10 5-5 आप जो है कॉपी में लिखते रहिए और याद करते रहिए, ऑटोमेटिकली इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। बाकी इंग्लिश के अंदर आपको पता ही है कि जितना ज्यादा इंग्लिश की वोकेबुलरी आपकी अच्छी होगी उतने अच्छे से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आर्टिकल्स है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीचेज है, उनको आप पढ़िए, थोड़ा सा जो उनके रूल है, नियम है, उनको याद कर लीजिए और फिर उनको अप्लाई करने की कोशिश करिए। क्लियर। इस प्रकार से अगर आप जो है तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको दोनों ही एग्जाम में एक साथ सफलता मिल सकती है। कई विद्यार्थी आप लोग देखते ही है ना कि अलग अलग सब्जेक्ट में नेट 2-2 3-3 बार क्वालिफाई कर जाते हैं, अलग अलग एमए कर लेते हैं। तो यार हम तो ये जो है दोनों सब्जेक्ट की तैयारियां साथ में क्यों नहीं कर सकते, जब कॉमन सिलेबस है, सब कुछ सेम है, केवल एक एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है। जिस सब्जेक्ट का डिफरेंस है उसको बाद में तैयार कर लेना, पहले जो कॉमन है उसको तैयार करो। क्लियर। और यहाँ तो 10 नंबर का ही फर्क भी पड़ रहा है, कंप्यूटर में 10 नंबर बस, बाकी 90 नंबर तो तैयार करो। हम क्या है कि उस चीज के पीछे भागते हैं जो चीज कम नंबर की है, हम ये नहीं सोचते कि हम जहां जितना इनपुट देंगे उतना ज्यादा आउटपुट मिले। जैसे कि यहां अगर मैं बात करूं तो हर बच्चा पेपर फर्स्ट के अंदर जीके के लिए उलझा रहेगा। अरे भाई जीके में बहुत सारी सब्जेक्ट है, करंट अफेयर वगैरह सब मिला करके देखे तो 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे तब 50 क्वेश्चन आएंगे। और वहीं पर साइंस और मैथ के अलग से 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो साइंस और मैथ पर इनपुट दो ना, जितना इनपुट दोगे उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा मैथ के अंदर तो और साइंस के अंदर। तो जब 100 क्वेश्चन अपने पास 2 सब्जेक्ट पढ़ने पर आ रहे हैं, तो हम क्यों 6 सब्जेक्ट पढ़ करके 50 नंबर के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता। हमें कुछ चीजें ऐसा लगता है बस मजा आ रहा है कहानी सुनने का, इसलिए हम बार बार वही चीजें पढ़ते जाते हैं। अरे भाई चयन तो तब होगा ना जब आप काम की चीजें पढ़कर जाए, और मेरे चयन के पीछे यही राज था। मुझे जीके आज भी बहुत कम आता है, जो चीजें आती है वो ठीक है पढ़ ली तो ठीक है, बाकी मैंने साइंस और मैथ पर फोकस किया। इस पर फोकस किया तो उससे क्या हुआ कि जो 100 क्वेश्चन थे उसमें मेरे 80 से ज्यादा सही हो गए।
और जब मेरे 80 से ज्यादा सही क्वेश्चन हो गए तो मैं ऑटोमेटिकली उसमें अंदर आने लग गया था। भाई जीके में 10-5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप यूं ही कर जाते हो अगर आप बिल्कुल जीके पढ़ के नहीं गए तब भी। और करंट अफेयर है तो करंट अफेयर देखो बोल ही दिया, अखबार डेली पढ़ते रहो, हो सकता है उसमें से आ जाए, नहीं आएगा तो फिर किसी को नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन के लिए हम डेली के 4-4 घंटे खराब करें, ये कहां की समझदारी है? थोड़ा तो अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा तो अपन कॉम्पिटिटिव बनिए। आप टारगेट ये रखिए कि साइंस और मैथ में चाहे इसमें सिलेक्शन करवाना है तो साइंस मैथ हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इसको फोकस करो, कंप्यूटर पर फोकस करो। जो इनपुट देने पर हमें उतना ही आउटपुट भी देंगे। समझ में आई बात? जीके, सीए, करंट अफेयर और जीके पर आप उतना ही फोकस करें कि हाँ अपन जो है एक एवरेज पहुंच जाए, मतलब 50 नंबर का अगर पोर्शन आ रहा है तो हम उसमें कोशिश करें कि भाई 25-30 नंबर तक अपने सही हो जाए। हम 50 उसके सही करने के पीछे भागते हैं और ये सोच लेते हैं गणित में 2-4 कर लेंगे चल जाएगा। भाई 2-4 करने से चयन नहीं होगा, ठीक है? तो आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, टेंशन ज्यादा पालनी नहीं है। रेगुलर पढ़ोगे तो धीरे 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 कंटेंट कम होता जाएगा। जैसे हमने देखिए कंटिन्यूटी के साथ में क्लास प्रोवाइड करी, आज 67 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। आप खुद सोचिए कि अब जो है हमारे पास में टॉपिक कितने हैं, 3-4 जो पढ़ाने हैं, और आपको पढ़ने कितने हैं, 67 वीडियो। तो क्यों पहले से ही तैयारी नहीं करी? अभी भी आपके पास समय है, अभी 6-7 महीने हैं, अभी से रेगुलर हो जाओगे तब भी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अभी भी आप अगर इसी के पीछे भाग रहे हो कि उस कोचिंग में जाऊं उसमें जाऊं, जाकर के पहले चैनल पे कमेंट पढ़ लो। कई लोग ऐसी ऐसी कोचिंगों के नाम लिख रहे हैं जो नामी कोचिंग है और वो कह रहे हैं सर वहां से कोर्स लिया था लेकिन साइंस वहां समझ नहीं आई, मैथ वहां समझा नहीं रहे थे, इसलिए मैं अब यहाँ पे फ्री में देख रहा हूं। तो भाई क्यों अपना पैसा खराब करो, क्यों अपना टाइम वेस्ट? पैसा तो छोड़ो, टाइम कितना वेस्ट किया उसने, वहां पहले 10-15-20 दिन क्लास ली होगी, फिर 10-15-20 दिन अगर यहाँ आप समझ रहा है तो 10-15-20 दिन में तो भाई पूरा हो जाता। इसलिए समझदारी के साथ में अब अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। समय नहीं रहा है अब आपके पास में, अब तो आपको जो समय मिल रहा है ना उसको बहुत अच्छे से बुनाने की जरूरत है, और अच्छे से बुनाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।